गुड इवनिंग एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक लाइंस एंड एंगल्स। हमारा क्वेश्चन है, ये ना एक फिगर दी हुई है। दिया आप सुनते रहना, बाद में जब आप शुरू से ऑडियो सुनोगे तो आपको ये भी समझ आ जाएगा। हमें क्वेश्चन में एक फिगर दी हुई है और फिगर मैं पहले समझा देती हूँ फिर क्वेश्चन बताती हूँ। फिगर है, एक पॉइंट है O, उससे एक रे निकल रही है OP, एक रे निकल रही है OQ और एक है OR और चौथी है OS। चार रेज निकल रही है अलग अलग डायरेक्शंस में। कोई बीच में पर्टिकुलर ये नहीं कि इतने एंगल पे है, बस वैसे ही रैंडम एक पॉइंट से चार किरणें निकल रही हैं, OP, OQ, OR और OS। ये हमें सिर्फ फिगर में शो किया हुआ है। अब हमारा क्वेश्चन है कि इस फिगर में OP, OQ, OR और OS, these are four rays. Prove that angle POQ plus QOR plus SOR plus POS is equal to 360 डिग्री। अब यहाँ पे कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, लेकिन पॉइंट के चारों तरफ जो एंगल्स बन रहे हैं हमने ये शो करना है कि दिस इज अ कंप्लीट एंगल, जो कि मैंने रिजल्ट आपको बताया हुआ है कि सेंटर के आसपास गोल पूरा घूम जाओ तो 360 डिग्रीज का कंप्लीट एंगल हो जाता है। अब हमने इस चीज को प्रूव करना है कि जितने भी एंगल्स बन रहे हैं, आपने चार रेखाएं खींची हैं एक पॉइंट से, तो जितने भी उनमें आपस में एंगल्स बन रहे हैं उन सब का जोड़ जो है वो 360 होना है। अब इसको प्रूव करने के लिए अब हम फिगर को ऑब्जर्व करें ना, तो फिगर में कोई भी एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, कोलिनियर नहीं है पॉइंट। जैसे SOQ, SOR, SOP, ये सब एंगल्स बना रहे हैं, कोई भी ऐसी दो लाइंस हमें नहीं मिलती कि वो एक स्ट्रेट लाइन बने। तो हम इसके लिए एक कंस्ट्रक्शन करते हैं इस क्वेश्चन में। जैसे मान लो मैं बुक वाला ही ले लेती हूँ, OQ को लिया इन्होंने। जैसे एक रेखा है OQ, एक ये लाइन है, तो OQ को पिछली तरफ बढ़ा दो। OQ OQ जिस तरफ जा रहा है ना, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में उस लाइन को एक्सटेंड कर दो। तो ये इसको हमने नाम दे दिया OT। तो अब हमारे पास ये TOQ, क्योंकि हमने QO को ही एक्सटेंड कर दिया था, तो ये एक स्ट्रेट लाइन मिल गई हमें TOQ। ठीक है। अब TOQ एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये जो एंगल POS था पहले, वो बीच में से दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। इक्वल नहीं है दोनों पार्ट्स, लेकिन वैसे इसमें एक में से दो एंगल्स निकल आए। तो अब हमारे पास ये जितना भी है, इसमें चार की जगह पांच रेखा हो गई ना, पांचवी हमने कंस्ट्रक्ट कर ली है ना। तो पांच रेखाएं हो गई, तो एंगल्स भी पांच हो गए ना उनके इन बिटवीन वाले। तो ये हमने शो करना कि पांचों एंगल्स का सम 180 360 है। अब हम TOQ एक स्ट्रेट लाइन ले ली। अब इसके ऊपर दो एंगल बन रहे हैं, POT और QOP, POQ, TOP और POQ, है ना। तो इन दोनों का सम 180 डिग्रीज है, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल्स बन रहे होते हैं उनका सम 180 होता है। तो इन दोनों का सम 180 हो गया। इसी तरह से TOQ की दूसरी साइड पे जो एंगल्स हैं वो बन गए SOT या TOS कह सकते हो, और SOR पहले ही था, और QOR ये भी पहले से ही था। अब हमारे पास ये तीन एंगल, ये भी एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है TOQ के। तो एंगल TOS प्लस SOR प्लस ROS, इन तीनों का सम भी 180, ऊपर भी 180 है, दो का सम, नीचे वाले तीनों का सम भी 180 है। तो सबका जोड़ कर दो तो वो हमारा आ गया रिजल्ट कि इन सब का जोड़ जो है 180 प्लस 180 ये 3। आप इसको नंबरिंग करके बता दूं अब मैं आपको। मान लो हमें पहले दिए हुए थे एंगल 1, 2, 3, 4, ठीक है, फोर एंगल्स दिए हुए थे। अब जो एंगल 1 है ना, उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया जब हमने TO ड्रॉ की। तो ये नीचे एक और एंगल बन गया विच इज नंबर 5। ठीक है। तो अब हमारे जो 1 और 2 हैं ये TOQ के ऊपर है, तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 180। 3, 4 और 5 तीन एंगल्स TOQ की निचली साइड पे हैं, तो इनका सम भी 180। सो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 180, 3 प्लस 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 180। सो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 360। समझ आ गया? ओके। दिया को कुछ समझ आया थोड़ा बहुत? दिया, टू लाइंस के बीच में जो एंगल बनता है, ये तो पता है ना आपको एंगल का? दिया, ओके, दिया का तो ऑफ होता है, वो बात नहीं करती, कोई बात नहीं। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। फर्स्ट एक्सरसाइज है, फर्स्ट क्वेश्चन है,
In figure given, lines AB and CD intersect at O. तो ये एक फिगर दी हुई है, एक मिनट, हाँ, तो हमें फिगर दी हुई है, एक लाइन है AB और एक है CD. हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इस फिगर में लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O. O पे इंटरसेक्ट कर रही हैं ये दो लाइंस AB और CD. और हमें दिया हुआ है कि एंगल AOC plus BOE, this is equal to 70 degrees, and angle BOD is equal to 40 degrees. Find angle BOE and reflex angle COE. अब मैं आपको ये BOE COE ऐसे बोलूंगी तो आपको कंफ्यूजन ना रहे. आप लोग फिगर तो नहीं ड्रॉ कर सकते अपने सामने, तो आपको, हाँ, मैं ना आपको नंबरिंग से करवा देती हूँ क्वेश्चन. हम हमारे पास, हाँ, क्या बेटा, हाँ हाँ, ई कहाँ पे आया है, ओके. ओ से ये जो एंगल सी ओ बी है ना, ए बी और सी डी आपस में क्रॉस कर रही हैं, तो एंगल सी ओ ई ऐसे है कि ओ से ये सी डी के ऊपर और ओ बी से लेफ्ट साइड पे ओ ई एक लाइन ड्रॉ की गई है. ये क्योंकि हमें एंगल गिवन था इसलिए ओ ई हमने अपने आप ड्रॉ हुई है, लेकिन मतलब ए बी और सी डी से अलग है ये लाइन. ओ से निकली है ई तक एक लाइन, ठीक है. ए बी और सी डी एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन ओ में से एक और लाइन निकली. अब हम इनको नंबरिंग कर देते हैं. आप अब ये देखो, ए बी और सी डी ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो एंगल AOC को मैंने नंबर दे दिया 1 और एंगल COE को दे दिया 2 और एंगल BOE को दे दिया 3 और इधर से BOD को दे दिया 4. अब हमारे पास ये दिया हुआ है एंगल AOC प्लस BOE. इसका मतलब एंगल 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 70 डिग्री. एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 70, ये हमें दिया. और दूसरा हमें BOD दिया हुआ है. BOD मतलब एंगल 4. एंगल 4 जो है वो इक्वल टू 40 डिग्रीज, ठीक है. अब हमने फाइंड कौन सा करना है, टू फाइंड एंगल, हमने फाइंड करना है एंगल BOE. BOE मतलब एंगल 3. एंगल 3 हमें फाइंड करना है. और हमें दूसरा फाइंड करना है COE का रिफ्लेक्स एंगल 2, ठीक है. फिगर क्लियर हो गई सबको. हमें दिया हुआ है ए बी और सी डी क्रॉस कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट O. O से एक और रेखा गई है OE और ये हमारे पास चार एंगल्स बन रहे हैं. एंगल AOC इज इक्वल टू 1, एंगल 2 इज एंगल COE इज इक्वल टू 2 और एंगल EOB का नाम दे दिया हमने 3, नंबर 3, और BOD को 4. जो 1 और 4 है ना, ये वर्टिकली अपोजिट है क्योंकि AB और CD एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं. तो एंगल 1 और एंगल 4 आर इक्वल बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है. तो अब कौन सा, हाँ, DOA का कोई रोल नहीं है इसलिए मैंने उसको नंबर भी नहीं दिया. DOA का जरूरत ही नहीं पड़ रही. हमारा क्वेश्चन जो है ना ये 1 2 3 4 में घूमता रहेगा. अब हमें 4 पता है 40 है, तो 4 और 1 जो है, 4 एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. तो एंगल 1 भी और एंगल 4 भी दोनों 40 डिग्री, ठीक है. इधर से हमें AOC प्लस BOE मतलब एंगल 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 70 दिया हुआ था, है ना. तो 1 में 1 की वैल्यू हमें पता है 40, तो 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 70 में 1 की वैल्यू 40 लगा दी, तो 40 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 70. एंगल 3 इज इक्वल टू 70 माइनस 40, दिस इज 30 डिग्री. ये हमने आंसर निकाल लिया. एंगल 3 हमने फाइंड करना था, वो आ गया हमारा 30 डिग्री. नंबरिंग से ज्यादा इजी हो जाता है ना. आ गया समझ, ओके. अब हमें एक और एंगल फाइंड करना है, एंगल COE मतलब एंगल 2. अब हमारे पास ये 1 प्लस ये जो है AOB, दिस इज ए स्ट्रेट लाइन और इसके ऊपर 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 180 बिकॉज ये दीज आर एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन. तो एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, जिसमें कि 1 प्लस 3 जो है वो 70 है, तो 2 कितना रह गया, 70 प्लस 2 इज इक्वल टू 180. एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 70, दिस इज 110. तो एंगल C, हाँ हाँ पहले, लेकिन पहले हम COE निकालेंगे तभी उसका रिफ्लेक्स निकलेगा ना. अब COE आ गया,
COE का रिफ्लेक्स क्या होगा? रिफ्लेक्स एंगल C इज इक्वल टू 360 माइनस 110, 360 में से 110 माइनस 250, तो ये हमारा आंसर। समझ आ गया? ये बाकी बच्चे इतनी लेट आए हैं। हाँ हाँ, डिफिकल्ट नहीं है, मैं तो पहले ही कह रही हूँ आपको, बल्कि ना इसमें इतनी कम कैलकुलेशंस होती हैं, लॉजिक लगाते जाओ, थोड़े से रिजल्ट्स हैं वो अगर क्लियर हो गए कंसेप्ट, उसके बाद आपने रिजल्ट्स, इन्हीं रिजल्ट्स को यूज कर करके क्वेश्चंस करने हैं, कोई मुश्किल नहीं है। मुश्किल होता तो मैं आपको पहले ही कह देती नहीं नहीं आप रहने, है ना, मुश्किल कुछ भी नहीं है। चलो अब आगे चले, ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन गिवन फिगर, अब मैं हर एक क्वेश्चन में ना फिगर जरूरी चाहिए ही होती है, फिगर से ही हमें पता चलेगा ना एंगल्स का, तो फिगर्स बनी हुई है, अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ तो आपको माइंड में क्लियर हो रही है ना, ठीक है। अब इस फिगर में लाइंस एक्स वाई एंड एम एन, दीज आर इंटरसेक्टिंग एट ओ, दो लाइंस हैं, एक एक्स वाई है, ये हॉरिजॉन्टल है, और एम एन जो है वो ट्रांसवर्सल की तरह एक क्रॉस ऐसे ना स्लांट वे में ऊपर से नीचे आ रही है, परपेंडिकुलर नहीं है जैसे एक्सेस होते हैं, ये थोड़ी स्लांट है, टेढ़ी आ रही है, लेफ्ट साइड से नीचे को जा रही है राइट साइड की तरफ, और ऊपर से नीचे, लेकिन थोड़ी टेढ़ी जा रही है, परपेंडिकुलर नहीं है। तो एक्स वाई स्ट्रेट लाइन है हॉरिजॉन्टल, और उसके ऊपर एम एन एक क्रॉस करते हुए लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ ऐसे क्रॉस करके आते लाइन है, और वो दोनों लाइंस जो हैं वो ओ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। और उसके ऊपर ओ से ऊपर एक वर्टिकल लाइन है विच इज वो परपेंडिकुलर है, ओ पी, ओ से एक ऊपर को लाइन जा रही है ओ पी विच इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, ये वाई एक्सिस पे आ रही है, ठीक है। चलो अभी हम y एक्सिस इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि यहाँ इन्होंने पॉइंट ही y लिया हुआ है, एक्स वाई लाइन, तो मैं बस ये बोल रही हूँ कि OP इज परपेंडिकुलर, एक्स वाई स्ट्रेट लाइन है हॉरिजॉन्टल, MN एक टेढ़ी लाइन ऊपर से आ रही है, वो उसके बीच में O कॉमन पॉइंट O है, वहां से निकल के नीचे जा रही है, और O से ऊपर एक परपेंडिकुलर है OP, परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, O पे ही 90 डिग्रीज का एंगल बना, ठीक है। तो हमने और इसके बाद ना इनमें नंबर देने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन्होंने ना इनके नेम दे रखे हैं। अब जो ओ ओ पी लाइन है वो ओ एम एम ऊपर से आ रहा था ना, नीचे एन है, एम ऊपर से चला, तो पी ओ एन जो पी ओ एम जो एंगल बन रहा है उसका नाम उन्होंने स्मॉल ए दिया हुआ है। इसी तरह से जो इधर एम ओ एक्स बन रहा है ना लेफ्ट साइड पे, वो उसका नाम स्मॉल बी दिया हुआ है, और नीचे जहाँ ये लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं एक्स वाई और एम एन, उसका जो नीचे वाला लेफ्ट साइड पे जो एंगल बन रहा है दैट इज एक्स ओ एन, उसको नेम दिया इन्होंने स्मॉल, ओके। तो आपको ए बी सी पता चल गए, और ए जहाँ पे था उसकी राइट साइड पे वो वाला एंगल 90 डिग्रीज का है, एंगल पी ओ वाई, ओके। तो अब हमें एक कंडीशन और दी हुई है कि ए और बी जो है उनकी रेशियो 2:3 ये दी हुई है, किसकी? ए और बी थे, जैसे एक्स वाई और एम एन क्रॉस कर रहे हैं, ओ पी एक परपेंडिकुलर है, तो पी ओ एम ये वाला जो एंगल है मतलब उस लाइन के साथ जो क्रॉस कर रही है और जो परपेंडिकुलर वाली लाइन है, इन दोनों के बीच का एंगल ए है, और उसकी लेफ्ट साइड, हाँ उसकी लेफ्ट साइड पे जो बन रहा है एक्स वाई एक्सिस पे, एक्स वाई लाइन के ऊपर एम जो एम ओ एक्स मतलब जो ऊपर ही लाइन के एक्स वाई के ऊपर ही बन रहे हैं, देखो जो एक्स वाई है ना स्ट्रेट लाइन है, एक्स वाई के ऊपर राइट साइड पे पी ओ वाई, ये तो 90 डिग्रीज का एंगल हो गया, है ना। उसकी जो बाकी बाकी जो लेफ्ट साइड पे है, ऊपर एक बन रहा है ए और उसके नीचे बन रहा है बी, तो ये 90 ए और बी ये तीनों एंगल एक्स वाई के ऊपर है, लाइन में है, राइट साइड पे 90 डिग्रीज है, बीच वाला जो एंगल बन रहा है वो ए है, और उसके नीचे जो बन रहा है बी है, लेकिन 90 और ए और बी तीनों एंगल एक्स वाई के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये 90 प्लस ए प्लस बी होगा 180, 54 तो पहुंच गए। आप क्या निकालना है? अभी तो मैंने क्वेश्चन ही नहीं बोला, हमारा क्वेश्चन है सी फाइंड करना है, सी फाइंड करना है। आपका आंसर ठीक है, 54 ठीक आया है। आपने 36 और 54 बोला है ना, यस ठीक है। अब यहाँ तक आप पहुंच गए, बाकी बच्चों को सुनने दो। अब हमारा ये कंडीशन है कि a प्लस बी प्लस पी ओ वाई इज इक्वल टू 180 डिग्रीज,
तो पी ओ वाई जो है वो 90 डिग्रीज है। इसका मतलब एंगल ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। ए को हमने 2x मान लिया क्योंकि 2:3 रेशियो है, तो 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। 2x और 3x हो गया 5x, 5x इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। x इज इक्वल टू 90/5, 18 आ गया कट के, तो x की वैल्यू हमने 18 डिग्रीज निकाल ली। तो b की वैल्यू आई 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 18 इज इक्वल टू 54। अब जो एम ओ एन स्ट्रेट लाइन है एम एन, वो एक्स वाई को इंटरसेक्ट कर रही थी, तो इधर दो एंगल बन रहे हैं, एक तो बी बन रहा है और एक सी बन रहा है नीचे का। तो अब बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। बी हमने अभी फाइंड कर लिया 54, सो सी आएगा 180 माइनस 54, आंसर विल बी 126। ठीक है, अगर आपको ए भी पूछा जाए तो 2x में वैल्यू लगा दो, 2 इंटू 18 36। बी पूछा गया तो 3 इंटू 18 54, और सी के लिए हमने a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 ले लिया। या हम इसको वो भी कर सकते हैं, a प्लस 90 डिग्रीज इज इक्वल टू एंगल सी, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट हैं। जब दो लाइंस क्रॉस कर रही थी तो 90 प्लस a ऊपर आया और उसका वर्टिकली अपोजिट है एंगल सी, तो वहां से भी आ जाएगा। उससे भी इजी आपको कैलकुलेट करने में b प्लस सी है, b प्लस सी स्ट्रेट लाइन पे है, 180 में से b माइनस किया तो c की वैल्यू 120। आ गया समझ? सबको आ गया सब? क्या क्या बेटा? हाँ 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 हाँ, बी ऊपर था और सी नीचे है। हाँ, एम एन स्ट्रेट लाइन है ना, तो एम एन पे एक एंगल तो बी था, बाकी जो बचा वो सी है। इसमें भी मैंने एन और वाई को कोई नंबर नहीं दिया, उसकी जरूरत ही नहीं, जो बी का वर्टिकली अपोजिट एक्स वाई और एम एन क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को, तो जो बी का वर्टिकली अपोजिट है उसकी जरूरत ही नहीं है हमें, इसलिए उसको कोई नाम भी नहीं दिया और वो यूज भी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? उसमें उसमें बेटा मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें जो मैं इसमें पोर्शन में जैसे पूरा एंगल है, जब हम फिगर को देख रहे होते हैं ना, मैं आपको वैसे बता रही हूँ, जब हम देख रहे होते हैं ना तो हम पूरा पहले पढ़ते हैं कि P कहाँ है, O कहाँ है, Y कहाँ है। अच्छा ये POY, ये वाला एंगल, हमारा एंगल जो है वो लाइंस के मिड नीचे, मतलब जहाँ पे वो ज्वाइन हो रही है, लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, उस पॉइंट पे बन रहा है। जब हम देखते हैं ना इसको, तो हमारी नजर सामने एंगल पे जा रही है, फिर हम उसको रीड करते हैं तो हमारी नजर जो है पहले लेफ्ट साइड पे जाती है, एंगल के 3 पॉइंट्स पे जाती है, तो हम एक एंगल को बोलते हैं। है गलत नहीं है, सही है, उसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन हम नंबरिंग इसलिए करवा देते हैं कि नंबर में आपको सामने पता चल जाता है कि ये एंगल 1 है, 2 है, 3 है, 1 में 2 ऐड किया तो ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, ऐसे करके वो सामने एकदम क्लियर होता जा रहा है। अगर आपको ये अल्फाबेट से ज्यादा अच्छा याद होता है तो आप जरूर इस तरह से, मैं तो दोनों तरह से करवा दूंगी। नहीं, इसमें तो आपको पूछा ही गया ना, ए और बी की रेशियो दी हुई है, इन्होंने उन एंगल्स को नाम ही दे दिया, जैसे मैं 1 2 3 दे रही हूँ ना, इन्होंने ए बी सी नाम, तो वो नाम ही यूज करना है आपको, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज एंगल सी, तो आपने आंसर में सी इज इक्वल टू फाइंड किया। ठीक है, जिस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया। और अच्छा, हम नंबरिंग से कर लेते हैं ना जो सॉल्व, उसको भी एंड में जब हमने आंसर देना है तो उसको बताना है कि ये वाला जो एंगल है, आपको जैसे आगे वो राइटर चाहिए होता है, तो आप उसको मेंशन भी करोगे ना, वो फिगर बताएगा आप कैसे मेंशन, आप खुद भी उसको नंबर दोगे ना, भी इसको एंगल को नंबर 1 दे, या आप उसको पूरा एंगल भी याद कर सकते हो, बेटर तो वही रहेगा। मैं तो समझाने के वे से आपको नंबरिंग करवा रही हूँ कि आपके दिमाग में वो इमेज भी आ जाएगी कि कैसे ये एंगल आए हैं। आपको जैसे इजी लगता है, पूरा नाम एंगल का याद करना है तो पूरा नाम करके, नंबरिंग से बच्चों को बड़ी जल्दी याद भी हो जाते हैं, इसलिए मतलब मैंने जितने साल पढ़ाया है बच्चों को नंबरिंग ज्यादा वो लगी है। बट आपको अगर लगता है नेम से करवा दूं तो वो भी मैं करवा दूंगी, उसमें कोई फर्क नहीं। हाँ लिख सकते हो, पर वो आप ठीक बताना ना, कहीं गलत ना बता देना कि किसी और एंगल को ना कह देना ना, आपको ये भी क्लियर होना चाहिए XON। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन है, अब फिर से फिगर है, उसमें एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ दिया हुआ है। ये फिगर पहले समझ लो, ये एक स्ट्रेट लाइन है ST, ठीक है, ST लंबी लाइन है S के बाद एक पॉइंट, उसी लाइन पे Q पॉइंट लिया है और उसके आगे जाके एक R पॉइंट लिया है। हाँ बोलो। ST एक पूरी लंबी लाइन है
और उसके अंदर 2 पॉइंट्स Q और R लिए हैं, तो ये एक लाइन में पॉइंट्स आ गए S, फिर उसके थोड़ी दूर Q, थोड़ी दूर R, उसके आगे T, बस एरोज से वो बंद किया हुआ है लाइन को, दोनों लाइन सेगमेंट पे है ये, ठीक है। अब जो Q है ना, Q पे एक एंगल बनाया गया है और R पे भी एक एंगल बनाया गया है, और ये दोनों एंगल ऊपर जाके P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये PQR एक ट्रायंगल बन गई। और इसमें हमें दिया हुआ है कि एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ, जो अंदर एंगल बन रहे हैं ना PQR और PRQ, ये दोनों एंगल इक्वल दिए हुए हैं, और हमने प्रूव करना है कि एंगल PQS इज इक्वल टू PRT, ये हमने प्रूव करना है। हाँ, एक स्ट्रेट लाइन है, ST लाइन है, ST लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स हैं Q और R, Q पे एक एंगल बन रहा है, R पे भी एंगल बन रहा है। जो दोनों एंगल्स की आर्म्स हैं वो ऊपर जाके P पे मीट कर रही हैं। मतलब आप ये समझो कि आप ऐसे समझो PQR इज ए ट्रायंगल, QR बेस है, ठीक है, और QR जो है वो दोनों साइड पे एक्सटेंड किया गया है। Q लेफ्ट साइड पे जाके S पॉइंट है, और R को राइट साइड पे आगे एक्सटेंड कर दो तो आगे T पॉइंट। अब समझ गए? तो ये फिगर है, इसमें जो अंदर वाले एंगल हैं ट्रायंगल के, जो दोनों एंगल बेस पे बन रहे हैं, एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ, ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल है। हमने बताना है, प्रूव करना है कि बाहर के जो एंगल हैं PQS और PRT, ये भी इक्वल है। ओके, तो पहले मैं आपको नंबरिंग से सिखा देती हूँ, फिर मैं आपको उससे, मान लो अंदर के एंगल है 1 और 2 बेस पे, एंगल PQR 1 है, एंगल PRQ 2 है, तो 1 इज इक्वल टू 2, लेकिन 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 180, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, लीनियर पेयर है। 1 प्लस 3 बाहर वाला PQS, चलो मैं नंबरिंग नहीं करती। PQR इज इक्वल टू PRQ, ये हमें गिवन है। अब हम आते हैं इसकी स्ट्रेट लाइन के ऊपर लीनियर पेयर वाली प्रॉपर्टी पे। एक स्ट्रेट लाइन है ST और PQ उसके ऊपर आ रहा है ना, तो एंगल PQR प्लस एंगल PQS इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। इसी तरह से एंगल PRQ प्लस एंगल PRT इज इक्वल टू 180, ये भी लीनियर पेयर। अब ये दोनों पेयर्स जो है 180 के इक्वल है, तो दोनों पेयर्स आपस में भी इक्वल है। सो एंगल PQR प्लस एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRQ प्लस एंगल PRT, लेकिन PQR इज इक्वल टू PRQ, ये आपस में कट गए, तो एंगल 3 इज इक्वल टू ये एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT, ठीक है। और अगर हम इसको नंबरिंग में करें, तो इस ट्रायंगल के अंदर वाले जो एंगल हैं PQR को 1 ले लिया, PRQ को 2 ले लिया, और जो PQS है वो 3 है, PRT 4 है। तो अब हमारा ये 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 180, एंगल 2 प्लस एंगल 4 is equal to 180, but so angle 3 plus angle 1 is equal to angle 2 plus angle 4, but angle 1 is equal to angle 2, so angle 3 is equal to angle 4। इस तरह से भी कर लेते हैं। और एक और प्रॉपर्टी है, अब आपने वो पढ़ी है कि नहीं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी सुना हुआ है आपने? चलो मैं बता देती हूँ। एक तो प्रूफ है ये वाला, एक और मेथड भी लगा सकते हैं, इसी बहाने आपको प्रॉपर्टी भी पता चल जाएगी, शायद आगे आएगी ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। जैसे हमारे पास एक ट्रायंगल है, यही वाला PQR, और ये PQR की जो नीचे वाली आर्म है ये एक्सटेंडेड टू T है, तो ये PRQ, मैंने ये नंबरिंग कर ली ना, 1 और 2 अंदर के ले लिए और 3 और 4 बाहर के ले लिए। अब जो एंगल P है ना, उसको मैं 5 ले लेती हूँ, यही रह गया था ना जो हमने लिया नहीं था। ट्रायंगल PQR में एंगल Q1, एंगल R2 और एंगल P5 नंबर। अब जो एंगल 4 है ना, बाहर को ट्रायंगल के बाहर है जो बेस के साथ, वो 4 ये जो 4 है ये एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे इसको, क्योंकि ये ट्रायंगल के बाहर है। इसी तरह से 3 एंगल जो है वो PQS, वो भी ट्रायंगल के बाहर है, वो भी एक्सटीरियर एंगल है। तो हमारा रिजल्ट होता है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। अब 4 का 2 जो है वो तो इसका एडजॉइनिंग है, एडजेसेंट है, लेकिन 4 जो है वो 5 और 1 जो है वो इंटीरियर है, ट्रायंगल के इंटीरियर है, और 4 के अपोजिट पड़ रहे हैं।
टू के अपोजिट, सॉरी एंगल टू के अपोजिट पढ़ रहे हैं, तो 4 इज इक्वल टू 5 प्लस 1। इसी तरह से एंगल 3 जो है वो एक्सटीरियर एंगल है, तो 3 इज इक्वल टू 5 प्लस 2। अब हाँ, 1 लेकिन 3 का एडजेसेंट है, 1 तो 3 के साथ लगा हुआ है ना, ये 5 और 2 उसके वर्टिकली इंटीरियर अपोजिट एंगल्स है, ठीक है, साथ वाला नहीं लेना, बाकी जो दो बचे हैं उनका सम। ये पता क्यों है? तीनों एंगल्स जो होते हैं ट्रायंगल के जो तीनों एंगल्स होते हैं उनका सम होता है 180, होता है ना, और इधर से लीनियर पेयर का भी सम 180 होता है। अब जो 3 है वो 1 के साथ मिले तो भी 180, और अगर 3, इसका मतलब 3 जो है वो 5 प्लस 2 के इक्वल है, तभी वो 1 के इक्वल आएगा ना, सॉरी 1 के साथ वो लीनियर पेयर बनाएगा ना, है ना। तो 3 इज इक्वल टू 5 प्लस 2 और 4 इज इक्वल टू 5 प्लस 1, दोनों में 5 5 कॉमन है, 5 5 कट गया, और 1 और 2 आपस में इक्वल है, इसलिए 3 और 4 भी इक्वल होंगे। ये दूसरा मेथड है इस सम को, ठीक है, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, दोनों करेक्ट है। अब अगले क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब फिर से फिगर है, उसमें क्वेश्चन है कि अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड देन प्रूव दैट ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन। अब हमारे पास O से पॉइंट्स निकल रहे हैं, ये लाइंस निकल रही हैं, ओ ए ओ बी, ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ए बी पूरी स्ट्रेट लाइन है, लेकिन सी डी जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है। सी ऊपर से आया, ओ पे इंटरसेक्ट किया और नीचे की तरफ मुड़ गया, सीधी लाइन नहीं आई, वैसे ही वेग सा एंगल सा बनाता हुआ थोड़ा आगे को मुड़ गया। तो इसमें से ए बी स्ट्रेट लाइन है, ए ओ भी स्ट्रेट लाइन है, ओ सी एक लाइन है वो ए बी के ऊपर से आ रही है, सी ओ, और फिर ओ से निकल के वो एक और लाइन निकल रही है ओ डी। तो अब हमारे पास ये एंगल बन गए ए ओ सी, बी ओ सी, बी ओ डी और ए ओ डी, समझ गए, 4 एंगल्स बन गए। अब हमारे पास ये जो 4 एंगल हैं इनके नाम है, AOC पहला एंगल उसको y स्मॉल y नाम दिया है, फिर BOC को स्मॉल x और BOD को स्मॉल w और AOD को स्मॉल z, ठीक है, ये फिगर ऐसे बनी हुई है। ओके, हमारे क्वेश्चन में एक फिगर दी हुई है, मैं पहले फिगर समझा रही हूँ फिर क्वेश्चन बोलती हूँ। फिगर में AB एक स्ट्रेट लाइन है, AOB O से निकलते हुए, ओ से एक रेखा जा रही है ओ सी, वो ए बी के ऊपर वाली साइड पे है, और एक जा रही है ओ डी, वो ए बी के नीचे वाली साइड पे है, लेकिन ओ सी और ओ डी ये दोनों एक ही लाइन में नहीं है, कोलिनियर नहीं है, जबकि ए ओ बी ये कोलिनियर शो किए हुए हैं, इन्होंने फिगर में ही शो किए हुए हैं, हमें गिवन नहीं है कि ए ओ बी जो है वो स्ट्रेट लाइन में है, ये गिवन नहीं है हमें। और जो एंगल ए ओ सी बन रहा है, 4 एंगल बन गए ना इस पॉइंट पे, क्योंकि 4 लाइंस ओ से निकल रही हैं, ओ ए, ओ बी, ओ सी और ओ डी। तो एंगल ए ओ सी को नेम दे दिया स्मॉल y, और एंगल बी ओ सी को नेम दे दिया स्मॉल x, और बी ओ डी को स्मॉल w और ए ओ डी को स्मॉल z, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, जो पहला एंगल था ए ओ सी प्लस सी ओ बी, अगर ये इक्वल टू है BOD प्लस AOD के, तो प्रूव करो कि AOB एक स्ट्रेट लाइन है, ये हमारा क्वेश्चन। हाँ हाँ हाँ, अब हमारे पास हमें AB हमें दिया ही नहीं हुआ ना, अब हम इसको क्या करेंगे, कंप्लीट एंगल वाला एक्सियम यूज करेंगे, आप ट्राई कर सकते हो। अब मैंने आपको हिंट भी दे दिया, चारों का सम 360 है, क्योंकि ये पॉइंट के चारों तरफ 4 एंगल्स हैं, तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 360, लेकिन x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, तो x प्लस, हाँ, तो अपने आप आ जाएगा, यस यस यस, हाँ, पहुंच गए आप आंसर। मैं समझा रही हूँ। हमारे क्वेश्चन में हमें ये पॉइंट्स दे रखे हैं, ओ से 4 लाइंस निकल रही हैं, ओ ए, ओ डी, ओ बी, ओ सी। मैंने आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए पहले बता दिया कि स्ट्रेट लाइन है, एक्चुअली हमें गिवन नहीं है कि इट इज ए स्ट्रेट लाइन, हमने प्रूव करना है इसको, लेकिन वो फिगर ही ऐसे बनी हुई है तो मुझे बताना ही पड़ना था, है ना। तो ये ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ये 4 लाइंस निकल रही हैं, और इन पे एंगल्स बन रहे हैं वाई, एक्स, डब्ल्यू और जेड, और हमने प्रूव करना है, और हमें दिया हुआ है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड,
ये चारों एंगल जो हैं इन चारों का सम जो है वो 360 होगा, क्योंकि एक पॉइंट के चारों तरफ सर्कल बन रहा है पूरा, है ना, एंगल्स का। तो इन चारों का सम जो है वो 360 है। लेकिन इसमें तो हम लिखेंगे x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू 360, लेकिन हमें दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, तो हम w प्लस जेड की जगह x प्लस वाई दोबारा लिख लेंगे। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 360, 2 टाइम्स x प्लस वाई, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 360, 2 कॉमन लिया, 2 इंटू ब्रैकेट में x प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज्ड इज इक्वल टू 360, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 अपॉन 2, कटिंग करके आ गया 180, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। इसका मतलब है दिस शोज दैट x प्लस वाई फॉर्म लीनियर पेयर। अगर दोनों का लीनियर पेयर का एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 हो तो AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। हो गया प्रूव। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस फिगर में POQ एक स्ट्रेट लाइन है, POQ, O पे एक परपेंडिकुलर है RO, OR एक लाइन गई हुई है ऊपर को और ये परपेंडिकुलर है। हाँ अनमोल, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम, वो तो क्लियर हो गया आपको, अभी मैंने शुरू ही किया है। POQ is a straight line and OR is perpendicular to line PQ, ये गिवन है हमें। तो ROQ जो है वो 90 डिग्रीज का हो गया, इसी तरह से ROP भी 90 डिग्रीज का हो गया। अब जो ये POR है ना लेफ्ट साइड वाला, इसके अंदर एक और लाइन जा रही है OS, ठीक है। OS जो है वो OP और OR के बीच में लाइन निकल रही है O से। अब हमारा क्वेश्चन है, अब मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ, POQ इज ए लाइन, ये दिया हुआ है, रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ, O तो नीचे ही है ना, R ऊपर चला गया, OR इज परपेंडिकुलर एंड OS इज अनदर रे लाइंग बिटवीन रेज OP एंड OR। तो हमें ये फिगर दी हुई है, हमने क्या प्रूव करना है कि जो ये बीच में एंगल बन रहा है ना ROS, जो अब 3 एंगल बन रहे हैं ना, राइट वाला 90 डिग्रीज का था, उसके बाद जो बीच में एंगल बना OS का, वो बीच वाला एंगल ROS इज इक्वल टू 1 अपॉन, हमारा क्वेश्चन है ROS इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 ब्रैकेट एंगल QOS माइनस POS। मतलब QOS में ये दोनों आ जाते हैं, ROS भी आ जाता है और QOR भी आ जाता है, ये एक ऑब्ट्यूस एंगल बन गया ना QOS माइनस बाकी जो बचा POS लेफ्ट साइड। तो हमने ये शो करना है कि बीच वाला जो एंगल है दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट में ये ऑब्ट्यूस एंगल माइनस उसका जो साइड वाला एडजेसेंट एक्यूट एंगल, ये हमने शो करना है। अब इसके लिए अब हमारा जो सेंटर वाला एंगल है ROS, इसको हमने कंसिडर करना है। ROS जो है वो ROS है 90 माइनस POS, क्योंकि एंगल ROQ 90 डिग्री, RO परपेंडिकुलर है ना PQ के ऊपर, तो इसका मतलब POR 90 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ से ROS की वैल्यू क्या है, 90 में से POS को माइनस कर दो, तो ROS इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल POS। एक तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, और अगर हम ये ऑब्ट्यूस एंगल को कंसिडर करें तो ROS इज इक्वल टू ऑब्ट्यूस एंगल SOQ माइनस राइट एंगल ROQ, दैट इज 90 डिग्री, ठीक है। तो तो ये दोनों दो इक्वेशंस आ गई ना हमारे पास। इक्वल नहीं करेंगे क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ROS की जरूरत है, इक्वेट नहीं करेंगे इनको, हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। ROS जो पहले निकाली थी, इक्वेशन एक बनाई थी, ROS इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल POS, और दूसरी इक्वेशन है एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल QOS माइनस 90। हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, तो ये 2 टाइम्स एंगल ROS प्लस ROS 2 टाइम्स एंगल ROS लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे 90 डिग्रीज माइनस एंगल POS प्लस एंगल QOS माइनस 90। अब 90 डिग्रीज और माइनस 90 डिग्रीज ये कट गया, तो दिस इज इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल POS, ठीक है। और इधर से ये 2 टाइम्स था, अगर इस 2 को हम राइट साइड पे ले जाए तो ये 1/2 हो जाएगा और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। एंगल ROS इज इक्वल टू 1/2 इंटू ब्रैकेट में एंगल QOS माइनस एंगल P ब्रैकेट, इतना इजी है।
अब बताओ किसी को नहीं समझ आया तो मैं रिपीट करवा देती। वो 2 इधर था ना, 2 इंटू आर ओ एस 2 बार आ गया ना, हमने आर ओ एस की 2 इक्वेशंस निकाली, उनको ऐड करने में 2 टाइम्स आर ओ एस था, उस 2 को राइट साइड पे जाओगे, इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे इक्वेशन पे जाएगा तो वो डिवाइड हो। ठीक है, अब क्लियर हो गया? ओके, इसी एक्सरसाइज का एक ही क्वेश्चन रह गया, ये कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज गिवन। अब फिर से मैं इसकी फिगर जो है ना दी नहीं हुई, हमने बनानी होती है, तो पहले मैं क्वेश्चन बोलती हूँ। ओके, इसकी फिगर इन्होंने दी नहीं है, हमने क्वेश्चन से खुद ही फॉर्म करनी है। हमारा क्वेश्चन है, इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी। Draw a figure from the given information. Then, if ray YQ bisects angle ZYP, find angle XYQ and reflects angle QYP. एक बार फिर से बोलती हूँ ये वाला क्वेश्चन। एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्रीज। हमने एक एंगल बना लिया एक्स वाई जेड, एक्यूट एंगल, वाई जेड बेस लिया और एक्स वाई जेड एंगल है 64 डिग्री। उसके बाद ये कह रहा है एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, तो हमने एक्स वाई को प्रोड्यूस कर दिया पी, तो एक ये स्लांट लाइन आ गई, एक्स वाई पी, वाई एक्सटेंड कर दिया उसको, प्रोड्यूस एक्स वाई को नीचे की तरफ ले गए। हमने वाई जेड बेस लिया था, उस पे एक्स वाई जेड एंगल बनाया 64 डिग्रीज का, एक्यूट एंगल है ये, तो ये परपेंडिकुलर नहीं है इसलिए थोड़ी टेढ़ी जाएगी। एक्स वाई को आगे लंबा ले गए वाई से निकलता हुआ पॉइंट पी तक। ठीक है, अब हमारे पास एक तो एंगल ऊपर बन रहा है एक्स वाई जेड 64 डिग्रीज का, और इसका निचली साइड पे इसी का लीनियर पेयर का एडजेसेंट एंगल बन गया जेड वाई पी। ऊपर एक्स वाई जेड, नीचे जेड वाई पी। ठीक है, अब जेड वाई पी को एक लाइन बाइसेक्ट कर रही है, वाई से एक लाइन निकल रही है वाई क्यू, वो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। इसको मैंने नेम्स दे दिए, एंगल 1 नीचे वाला और एंगल 2 ऊपर वाला। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये हमें गिवन है, या वैसे पूरा बोलूं तो एंगल पी वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल जेड वाई क्यू। ठीक है, अब हम अब हमने हमारे पास ये जो एंगल है पी वाई क्यू, जेड वाई क्यू और एक्स वाई जेड, इन तीनों का सम है 180 डिग्री। तो ये जो नीचे वाला एंगल है, हमने फाइंड क्या करना था, क्यू वाई पी एंगल, सबसे नीचे वाला एंगल। तो ये जो एंगल पी वाई क्यू है, क्यू वाई जेड और एक्स वाई जेड, इन तीनों का सम है 180। अब 180 में से 64 माइनस करो, कितना आया 116। तो 1 प्लस ये जो एंगल पी वाई क्यू प्लस क्यू वाई जेड, इन दोनों का सम आ गया 116। लेकिन दोनों एंगल हमें दिया हुआ है इक्वल है क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो ईच एंगल इज इक्वल टू 1/2 ऑफ 122, सॉरी 1/2 ऑफ 116, तो ये आ गया 58, है ना। हमारा एक आंसर आ गया। हमने कौन सा फाइंड करना है, एक्स वाई, हाँ नहीं नहीं, हमने फाइंड करना है एक्स वाई क्यू। एक्स वाई क्यू मतलब 64 प्लस एंगल 2, तो एंगल 2 भी 58 आया, 58 में 64 ऐड कर दो 122, तो एक आंसर हमारा आ गया 122 डिग्री एक्स वाई क्यू। इसमें 64 ऑलरेडी था और ये बीच वाला एक और एंगल जो बनाया था, वो दोनों का सम 122। ठीक है, दूसरा हमने फाइंड करना है क्यू वाई पी। क्यू वाई पी मतलब नीचे वाला एंगल, इसी का ही वन जो हमने 58 निकाला, इसका रिफ्लेक्स, तो रिफ्लेक्स तो आपको निकालना आता ही है, क्या करोगे 360 से 58 माइनस करो, यस 300। अब समझ आ गया सबको, मोहित, मनीष, दिया, सबको आ गया? क्या चीज एपीएस तो है ही नहीं, क्या बोल रहे हो? रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स, ओके, सॉरी मेरे को सुनने में गलती लगी। रिफ्लेक्स होता है बेटा जो हम एंगल जिसका रिफ्लेक्स निकालते हैं ना, उस एंगल को 360 में से माइनस कर दो। रिफ्लेक्स मतलब उसका बाकी का पार्ट, कंप्लीट एंगल में से उस एंगल को माइनस कर, तो वो उसका रिफ्लेक्स हो गया। अब क्लियर है सारा? ओके, अब हम कल जो टॉपिक करने वाले हैं वो पैरेलल लाइंस का है। अनमोल बड़े दिन से याद कर रहा है ट्रांसवर्सल ट्रांसवर्सल, तो कल हम ट्रांसवर्सल पे आ जाएंगे। ओके, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। अगर आपको ये वाला आ गया, क्लियर हो गया, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग। आप आज इसको रिवाइज करना, अभी तक जो कुछ हुआ है वो रिवाइज करना,
क्योंकि अब हम और नए एंगल सीखेंगे, उनका रिलेशन सीखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। अगर आपको ये लाइंस और एंगल्स का इतना पोर्शन क्लियर हो गया तो आपको और भी इजी लगने। ओके, तो कल मिलते हैं अपना पैरेलल लाइंस वाले टॉपिक के साथ, इसी चैप्टर का ही पार्ट है। ओके, बाय बाय।